viewers, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about ankle sprain. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंकल स्प्रेन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शंस, क्लासिफिकेशंस, मैकेनिज्म, ग्रेडिंग, क्लिनिकल फीचर्स, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, स्पेशल टेस्ट, मैनेजमेंट, जर्नल एंड लास्ट इज अ प्रिवेंशन। एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, उसके आंसर्स हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि लास्ट के वीडियोस में हमने प्लांटर फेसियाइटिस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक, 1 बाय 1 सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंकल स्प्रेन एक्चुअल होता है क्या? एंकल्स मीन्स एंकल्स ज्वाइंट, स्प्रेन मीन्स जब हमारे लिगामेंट्स में कोई इंजरी हो जाती है तो उसे हम स्प्रेन बोलते हैं। तो हमारी एंकल जो लिगामेंट्स होते हैं, लाइक लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स हो गया, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स हो गया, टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स हो गया, डेल्टोइड लिगामेंट्स हो गए, तो ये जो मोस्ट कॉमन लिगामेंट्स हैं इनमें इंजरी देखने को मिलती है। तो इंजरी है वो पार्शियली भी होती है, कम्प्लीटली भी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? लाइक कोई भी ट्रॉमा हो गया, प्रोलॉन्ग एक्टिविटीज़ हो गई, एक्सेसिव हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होगी, लाइक जो स्पोर्ट्स पर्सन में देखने को मिलता है, जैसे कि रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, बास्केटबॉल प्लेयर्स हो गए, वॉलीबॉल प्लेयर्स हो गए, या बैली डांसर्स हो गए। एंड जो एक्सेसिव एक्टिविटीज़ करते हैं, फोर्सफुली एक्टिविटीज़, ट्विस्टिंग, बेंडिंग लाइक मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उन लोगों में मोस्टली ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उनकी कंप्लेंट रहती है कि उनके एंकल जॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसे हम एंकल स्प्रेन बोलते हैं। तो ये 1 बाय 1 सारे टॉपिक इसका हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शंस। तो एंकल स्प्रेन इज अ कॉमन मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, बहुत कॉमन है, आप सबको पता होगा। डेट इन्वॉल्व इन द स्ट्रेच और टीयर पार्शियल और कम्प्लीटली ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ अ एंकल। दे अगर व्हेन एंकल मूव्स आउटसाइड ऑफ इट नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से जब आउटसाइड मीन्स एक्सेसिव मूवमेंट्स हो जाता है, लाइक जब भी हम इन्वर्जन मूवमेंट करते हैं, ई वर्जन मूवमेंट करते हैं, जब ये मूवमेंट है जो एक्सेसिव हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारे लिगामेंट्स है वो टीयर हो जाते हैं। एंकल स्प्रेन आर कॉमन इंजरी that occur among people all age group, mostly in active sports populations. ओके, तो टाइप्स ऑफ एंकल स्प्रेन 2 टाइप से होता है। एक लो एंकल स्प्रेन होता है, एक हमारा हाई एंकल स्प्रेन होता है। तो इसमें क्या होता है, लो में क्या होता है, इन्वर्जन और ई वर्जन एंकल स्प्रेन होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इन्वर्जन करेंगे और ई वर्जन, एक्सेसिव इन्वर्जन और ई वर्जन होते हैं, तो हमारे जो मेडियल एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं वो टीयर हो जाते हैं। हाई एंकल स्प्रेन, जब हमारा हाई एंकल स्प्रेन में रोटेशन ज़्यादा हो जाता है हमारे फुट का, हमारे लेग की मसल्स के, एंड जो हमारे लेग की बोन, टिबिया फिबुला हो गई, एंकल हो गया, तो जब इनका एक्सेसिव रोटेशन हो जाता है तो उस कंडीशंस में हमें ये स्प्रेन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि एंकल की स्प्रेन क्लासीफाई कैसे किया गया है, किस टाइप से। 2 टाइप्स के हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, लो एंकल स्प्रेन एंड हाई एंकल स्प्रेन। तो आप यहाँ देखेंगे लो एंकल स्प्रेन, यहाँ पे 2 टाइप से होते हैं, एक लेटरल एंकल स्प्रेन, एक हमारा मीडियल एंकल स्प्रेन, लाइक इनवर्जन और ई वर्जन। तो इनवर्जन, जब हम इनवर्जन, एक्सेसिव इनवर्जन मूवमेंट्स कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो लेटरल लिगामेंट्स है वो टीयर हो जाता है। जब एक्सेसिव ई वर्जन मूवमेंट्स कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा मीडियल लिगामेंट्स है वो टीयर हो जाता है। ओके, एंड ये जो केसेस होते हैं लो एंकल स्प्रेन और लेटरल एंकल स्प्रेन के 80 to 85% केसेस जो होते हैं लेटरल एंकल स्प्रेन के होते हैं, एंड मीडियल एंकल स्प्रेन 5 to 10% केसेस मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस मिलते हैं वो लेटरल लिगामेंट्स के मिलते हैं, लेटरल एंकल स्प्रेन के। एंड हाई एंकल स्प्रेन क्या होता है, सिंडास्मोटिक स्प्रेन होता है, 5 to 10% केसेस इसके आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। लो एंकल स्प्रेन मीन्स लेटरल एंकल स्प्रेन। तो लेटरल एंकल स्प्रेन लाइक जैसे कि इन्वर्जन मूवमेंट होता है, उसमें हमारे लेटरल एंकल स्प्रेन हो जाता है। जैसे ही आप इन्वर्जन करेंगे, आप अभी प्रैक्टिकली इन्वर्जन जब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब एक्सेसिव करने की कोशिश करेंगे तो आपके लेटरली साइड, जहाँ लेटरल मैलुलस होता है, उस साइड आपको लेटरली जो लिगामेंट्स प्रेजेंट है वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा।
तो इससे क्या रहेगा, आप पता कर सकते हैं कि कैसा आप इस कहाँ पे एरिया, कौन सा एरिया है जहाँ पे लिगामेंट्स टीयरिंग होती है। ओके, तो 80 to 85% एंकल स्प्रेन जो होता है वो लेटरल लिगामेंट्स का होता है। मोस्ट कॉमन जो जो ये स्प्रेन इंजरी होती है वो इन्वर्जन मूवमेंट में होती है, लाइक प्लांटर फ्लैक्स फुट एंड और हमारा जो एक नेक्स्ट जो लिगामेंट्स होता है एंटीरियर टेलोफिबुलर या टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स बोलते हैं। ये कॉमनली सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी केस जो मिलते हैं एंकल स्प्रेन के वो हमारे टेलोफिबुलर लिगामेंट्स के मिलते हैं, वो भी एंटीरियरली। स्ट्रॉन्गर फोर्स लीड टू कंबाइन रप्चर ऑफ द एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट्स एंड कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट्स। ओके, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है आपके एंकल्स पे, तो जो दो मोस्ट कॉमन जो इंजरी होती है लिगामेंट्स की वो टेलोफिबुलर की और कैल्केनियोफिबुलर की। नेक्स्ट हमारा मीडियल एंकल स्प्रेन। मीडियल एंकल स्प्रेन मीन्स जब हम ई वर्जन मूवमेंट्स करते हैं तो उस कंडीशन में मीडियल एंकल स्प्रेन होता है, पर इसके केस बहुत कम देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द लेटरल स्प्रेन के, लेटरल एंकल स्प्रेन का। मीडियल डेल्टॉइड लिगामेंट्स means medial collateral ligaments or medial lateral ligaments complex is the strongest of the ankle ligament is infrequently injured, ये बहुत कम होता है। okay, force eversion of an ankle can cause damage to the structure but more commonly result in avulsion fracture of medial malleolus। तो ई वर्जन जब बहुत कम केसेस मिलते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, बट जो हमारा फ्रैक्चर मीडियल मैलुलस फ्रैक्चर इसमें एवर्जन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो जब डेल्टॉइड लिगामेंट्स होती है जब उस पर स्ट्रेच पड़ता है तो उस कंडीशन में हमारा जो मैलुलस होता है मीडियल मैलुलस, तो उस पर एवर्जन फ्रैक्चर हो जाता है। इट्स जनरली एक्सेप्टेड दैट ई वर्जन एंकल स्प्रेन इज अ मोर सीवियर विद अ ग्रेटर इनस्टेबिलिटी। ओके, हाई एंकल स्प्रेन जिसे हम बोलते हैं सिग्मेटिक स्प्रेन, इसमें क्या है डॉर्सीफ्लेक्स और ई वर्जन of the ankle may cause sprain of syndesmotic structures। तो ये हमारी इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसिव मूवमेंट हो जाता है। क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी लेटरल एंकल स्प्रेन की, यहाँ पे एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ओके, यहाँ पे रोलिंग हो रही है, तो यू कैन सी दिस स्ट्रेचिंग एंड डैमेजिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक जो पेशेंट है उसे जब एक्सेसिव मूवमेंट्स हो जाते हैं तो वहाँ पे जो स्प्रेन है उनमें इंजरी देखने को मिलती है। अब समझते हैं ग्रेडिंग। क्या जो हमारा लिगामेंट्स है उसकी 3 ग्रेडिंग होती है, आप सब जानते होंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 होता है उसे माइल्ड बोलते हैं, ग्रेड 2 तो मॉडरेट बोलते हैं, ग्रेड 3 है वो सीवियर स्प्रेन बोलते हैं। तो माइल्ड क्या होता है, ग्रेड 1 स्प्रेन में क्या देखा, माइल्ड स्ट्रेचिंग जब हुई है लिगामेंट्स की तो हमारे कुछ जो फाइबर्स हैं माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स है वो टियरिंग होती है। तो इससे क्या थोड़ा सा वहाँ पे स्वेलिंग रहेगी, थोड़ा सा टेंडरनेस रहेगा, पेन रहेगा पेशेंट को। ओके, पर जॉइंट इनस्टेबिलिटी नहीं होगी, पेशेंट थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाएगा। ऑन एग्जामिनेशन जब आप एग्जामिन करोगे तो कोई भी जॉइंट इनस्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पेशेंट एबल रहेगा वेट बेयरिंग करने में और एम्बुलेट करने में थोड़ा सा मिनिमल पेन के साथ। ग्रेड 2 स्प्रेन ये थोड़ा सा सीवियर इंजरी होती है, इसमें इनकम्प्लीट टीयरिंग हो जाती है, कम्प्लीटली तो नहीं है पर हाफ ऑफ द फाइबर्स हैं लिगामेंट्स के वो टीयर हो जाते हैं। पेशेंट हैव अ मॉडरेट पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड इकोमोसिस। ओके, और इसमें क्या होता है पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट जॉइंट इनस्टेबिलिटी रहती है, सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ ROM एंड लॉस ऑफ फंक्शन। पेशेंट वेट बेयरिंग बहुत कम कर पाता है, इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। एंड वेट बेयरिंग और एम्बुलेशन आर पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसलिए पेशेंट वेट बेयरिंग और एम्बुलेशन बहुत कम करता है। ग्रेड 3 सबसे सीवियर इंजरी, इसमें क्या होता है कि हमारे जितने लिगामेंट्स हैं उसके फाइबर जितने वो कम्प्लीटली टीयरिंग हो जाती है। पेशेंट हैव सीवियर पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड इकोमोसिस। देयर इज सिग्निफिकेंट मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी ऑन एग्जामिनेशंस एंड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फंक्शन एंड ऑफ मोशंस। तो मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं चल पाता है, अनेबल हो जाता है वेट बेयरिंग एम्बुलेशंस के लिए, और बहुत ज़्यादा इसमें कम्प्लीटली टीयरिंग हो जाती है। ग्रेड ऑफ स्प्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल है, इन्वर्जन रीवर्जन का नॉर्मल हेल्दी। ग्रेड 1 कुछ फाइबर्स हुए टीयरिंग, स्ट्रेचिंग हुआ स्मॉल फाइबर्स का, जैसा कि ग्रेड 1 बोलता है। ग्रेड 2 में क्या होगा, कुछ हाफ फाइबर्स जो है वो टीयर हो गए हैं जिससे हम लार्जर टीयर गए। एंड ग्रेड 3 यहाँ पे कम्प्लीटली जो फाइबर है वो टीयर हो गए, जिसे ग्रेड 3 बोलते हैं सीवियर।
ओके, आप समझते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर है, पेशेंट आपके पास आएगा तो उसकी क्या कंप्लेंट रहेगी, सिम्टम्स क्या है इसके। साइन सिम्टम्स ऑफ एंकल स्प्रेन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीवियरिटी ऑफ द इंजरी। ओके, डिपेंड करेगा किस टाइप की सीवियरिटी है, ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की है, ग्रेड 3 की है। ओके, पेन स्पेशली व्हेन पुटिंग वेट ऑन द अफेक्टेड फुट, पेन रहेगा पेशेंट जब भी वेट को वेयर कर रहा है। ब्रूशिंग, अडीमा एंड स्वेलिंग। ओके, लिमिटेशन इन अ रेंज ऑफ मोशन एंड इनस्टेबिलिटी एट द लेवल ऑफ जॉइंट, इनस्टेबिलिटी रहेगी, लिमिटेड हो जाएंगे मूवमेंट्स, उसके रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, टेंडरनेस रहेगी पाल्पेट करने पे, इनस्टेबिलिटी इन द एंकल्स। क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो समझ लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर मोस्टली स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो लिटिल एंकल स्प्रेन देखने को मिलेगा, जैसे कि बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी, तो इन प्लेयर्स में देखने को मिलता है। फील्ड हॉकी, क्रिकेटर्स हो गए, जिमनास्टिक हो गए, चीयर लीडिंग हो गए, मैराइटल जो आर्टिस्ट होते हैं, वॉल एंड रॉक क्लाइंबिंग्स, तो ये हमारे हो गए स्पोर्ट्स पर्सन। अब नॉन स्पोर्ट्स रिलेटेड क्यों रिस्क फैक्टर, कभी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करता ही नहीं है उसमें एंकल स्प्रेन क्यों देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है हाई हील्ड शूज उसने वियर किए हुए एंड हाइंड फुट बैलेंस हो गया हो, इंक्रीज बीएमआई हो, प्रीवियस कोई एंकल स्प्रेन हुआ हो। ओके, नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या मीन्स लाइक हमारा जो फिजियोथेरेपी असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन। असेसमेंट में आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, सब्जेक्टिव में डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट पेशेंट को कैसे प्रॉब्लम हुई, कहाँ पेशेंट को चोट लगा, क्या पेशेंट ऐसी एक्टिविटीज़, क्या उसका ऑक्यूपेशंस है, एंड पेन है वो किस एरिया पे है, पेन का असेसमेंट लेंगे, ऑनसेट पेन है, सडन पेन हो रहा है, ग्रेजुअली पेन है, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स एंड मैनी मोर हिस्ट्री है आपकी। ओके, तो वो आप हिस्ट्री ले लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को ही डिटेल में डिस्कस किया है। एन एंकल स्प्रेन इन्वॉल्व मल्टीपल स्ट्रक्चर, देयरफॉर ए फुल फुट एंड एंकल असेसमेंट इज रिकमेंडेड टेकिंग हिस्ट्री। ओके, अब हम समझते हैं ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में हमारा आता है ऑन ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को टच नहीं करना है। ऑब्जर्व इंजर्ड एंकल एंड कंपेयर टू द अनअफेक्टेड एंकल्स, अनअफेक्टेड एंकल से कंपेयर करेंगे। स्प्रेन एंकल सैलोई एंड ब्रशिंग है ओवर द इंजर्ड लिगामेंट्स, जिस भी एरिया पे लिगामेंट्स, जिस भी एरिया का इंजरी हुई है वहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, ब्रूशिंग हुआ है, एंड गेट पैटर्न पेशेंट का कैसा है, पोस्चर पेशेंट का कैसा है, एंड कोई भी डिफॉर्मिटी तो नहीं है, माल अलाइनमेंट, एट्रोपी, अडीमा, इकोमसिस, ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा ऑन ऑब्जर्वेशन हो गया। देन आप क्या करेंगे, ऑन पाल्पेशन करके एग्जामिन करेंगे। ऑन पाल्पेशन में क्या होगा कि आप टच करके पेशेंट को फील करेंगे। सो वहाँ पे टच करेंगे तो वहाँ पे पेशेंट को टेंडरनेस रहेगा, पेशेंट आपको टच नहीं करने देगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। Tenderness is often limited to the area directly over the injured ligaments. Gently press around the ankle to determine which ligament are injured. जब प्रेस करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा लिगामेंट्स है वो टीयर्ड हुआ है। टेम्परेचर है वो रेज रहेगा पेशेंट का। रेंज ऑफ मोशन टेस्टिंग आप करके देखेंगे, थेरेपिस्ट जो भी है वहाँ पे गोनोमीटर की हेल्प से आप टेस्टिंग करा सकते हैं पेशेंट को। एडोर्सिव फ्लेक्स, प्लांटर फ्लेक्स, इन्वर्जन इवर्जन मूवमेंट्स करा के देखेंगे, इन डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट्स कराएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी पेशेंट के लिए। ओके, तो इससे पता चलेगा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग कराएंगे कि कितना स्टेबल है जॉइंट, वो थोड़ा सा वेट वेयर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसे जो थेरेपिस्ट है वो मैनिपुलेट करके देखेगा इन ऑल डायरेक्शन, पेशेंट को पुल करेगा उसके एंकल को, तो इससे पता चलेगा कि कितना स्टेबिलिटी है लिगामेंट्स की। थेरेपिस्ट में मैनिपुलेट और पुल पेशेंट एंकल इन अ सेवरल डायरेक्शन इन अ कंट्रोल मैनर टू असिस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द एंकल जॉइंट। थेरेपिस्ट क्या करेगा, सीवियरिटी को चेक करने के लिए पेशेंट के एंकल स्प्रेन कितना है, अमाउंट ऑफ स्वेलिंग क्या है, ब्रूशिंग क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, इस सारी चीज़ों को वो अच्छे समझने के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेगा और उसे और सारी डायरेक्शन में कुछ डायरेक्शन में मूवमेंट्स करा कर देखेगा पेशेंट के। ओके, इमेजिंग टेस्टिंग आप क्या कराएंगे, एक्सरे है, स्ट्रेच एक्सरे है, एमआरआई है, जो कि आप पेशेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिससे कि आपको पता चल सके कौन सा लिगामेंट स्टीयरिंग हुई है। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, जिससे सिटी स्कैन करा सकते हैं, जिससे कि आपको पेशेंट को एकदम क्लियरिफाई आप डायग्नोस कर सके कि किस लिगामेंट्स पे इंजरी हुई है, स्प्रेन कहाँ है। एंड नेक्स्ट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डायग्नोस करने से पहले आपको डिफरेंशियल डायग्नोस भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या एडिशनल डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, इम्पिंजमेंट तो नहीं हुआ है, टार्सल टनल सिंड्रोम तो नहीं है क्योंकि उनके सिम्टम्स भी लाइक ऐसे ही होते हैं, साइनस टार्साई सिंड्रोम तो नहीं है,
कार्टिलेज और ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरीज तो नहीं है, पेरोनियल टेंडनोपैथी या सबलक्शंस तो नहीं हुआ है, पोस्टीरियर टिबियल टेंडन डिसफंक्शन। तो इन सारी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स, ये सारी भी कंडीशंस हो सकती है क्योंकि इनके भी साइन सिम्टम्स सेम ही रहते हैं एंकल स्प्रेन के। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे साइनस टार्सी सिंड्रोम, यहाँ पे एंकल जॉइंट पे आपको यहाँ पेन देखने को मिलेगा। ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी, यहाँ पे आप देखने को मिलेगी, लीजन हो जाता है। पेरोनियल टेंडनोपैथी या सबलक्शंस, तो ये सारी चीज़ें आपको कब देख पाएंगे आप, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, आप उसे डायग्नोस कर पाएंगे, उसके बाद ही आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस कर पाएंगे, जब इतनी सारी डिफरेंसेस डायग्नोस करेंगे। ओके, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं हमारे असेसमेंट में जिससे हम डायग्नोस करने में हेल्प करता है हमें। लाइक एंटेरोड्रॉय टेस्ट होता है जो कि टेस्ट करते हैं हम टेलोफिब्रल लिगामेंट्स के लिए। टेलर टिल्ट टेस्ट होता है जो कि टेस्ट करते हैं हम कैल्केनियोफिब्रल लिगामेंट्स के लिए। टेलोफिब्रल लिगामेंट्स अगर इंजरी हुई है तो आप एंटेरोड्रॉय टेस्ट जब कराएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। कैल्केनियोफिब्रल लिगामेंट्स हुए तो आप टेलर टिल्ट टेस्ट कराएंगे पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा पेन रहेगा पेशेंट को। पोस्टीरियर ड्रॉय टेस्ट कराएंगे तो उसमें पेशेंट को पोस्टीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट्स पे पेन रहेगा। स्क्वीज टेस्ट कराएंगे तो सिंडेस्मेटिक स्प्रेन के लिए कराते हैं टेस्ट। एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट जिसे हम क्लीगर टेस्ट भी बोलते हैं, फॉरेस्ट सिंडेस्मेटिक स्प्रेन, ये दोनों होते हैं हाई एंकल स्प्रेन के लिए। ओके, तो ये टेस्ट है, ये टेस्ट आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे कि कौन से लिगामेंट्स पे इंजरी हुई है। तो फर्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो एंटेरोड्रॉय टेस्ट। एंटेरोड्रॉय टेस्ट, यहाँ पे आप यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको ये ड्रॉयर टेस्ट कराना है। वन हैंड से स्टेबलाइज करना है, अदर हैंड से आपको टेस्ट अप्लाई करना है थोड़ा सा फोर्स। ओके, पर्पज़ क्या है इसका, टू टेस्ट लिगामेंटस लेग्जिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ द एंकल। एंकल जॉइंट पे कितना इनस्टेबिलिटी है, कौन सा लिगामेंट टियर हुआ, वो हमारा पर्पज़ रहेगा इसे असिस्ट करने का। द टेस्ट प्राइमरली असिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट। डायग्नोस्टिक क्या निकलेगा, सेंसिटिविटी 70% चांसेस होंगे इसके, स्पेसिफिसिटी 33%। टॉलर टेस्ट, टॉलर टिल्ट टेस्ट। टॉलर टिल्ट टेस्ट में क्या है कि आपको टिल्ट करना है फुट को। टॉलर टिल्ट टेस्ट डिटेक्ट करता है एक्सेसिव एंकल इन्वर्जन। इन्वर्जन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा लेटरल लिगामेंट्स इंजरी तो नहीं हुआ है। उसको एग्जामिन डायग्नोस करने के लिए आप ये कराएंगे, टॉलर टिल्ट टेस्ट कराएंगे। इफ लिगामेंट is tear extend posteriorly onto the calcaneofibrillar portion of a lateral ligaments, the lateral ankle is unstable and taller tilt test is a positive. Okay, एंड स्क्वीज टेस्ट। स्क्वीज टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे टेलिस है और फिबुलर है दोनों को ही आप स्क्वीज करेंगे एक साथ। स्क्वीज टेस्ट आल्सो नोन एज अ फिबुलर कंप्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, टीबिया और फिबुलर दोनों को एक साथ ही हम प्रेशर कर देते हैं, उसे एक साथ स्क्वीज करते हैं तो हमारी जो इंटेंसिस मेम्ब्रेन है वो जो दोनों बोन के बीच में होती है, सेपरेट रखती है दोनों को, तो उस पर प्रेशर क्रिएट होगा। आप सेल्फ भी कर सकते हैं क्रॉस लेग करके। ओके, यहाँ पे क्रॉस लेग करके खुद से ही पेशेंट अपने एक्टिवली स्क्वीजिंग भी कर सकता है। एंड यहाँ पे इन्वर्जन ईवर्जन भी, स्क्वीजिंग के साथ इन्वर्जन और ईवर्जन भी कर सकता है। पेन रेडिएट फ्रॉम द लेग जस्ट बिलो द नी टू एंकल एरिया, द टेस्ट इज पॉजिटिव एंड सजेस्ट इज हाई एंकल स्प्रेन। तो जो स्क्वीज टेस्ट है ये हमारे हाई एंकल स्प्रेन के लिए। यदि हमारा जो पेन है, पेशेंट की कंप्लेन है कि नी से नीचे उसके पूरा फुट तक ये पेन रेडिएट कर रहा है, तो यस यहाँ पे ये टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज़ अ एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेस टेस्ट, जैसे क्लीगर टेस्ट बोलते हैं, ये भी हमारे हाई स्प्रेन के लिए है। इसमें क्या पेशेंट को कराना है, हैंग करके पेशेंट बैठता है, लॉन्ग सिटिंग पोजीशंस में रहेगा, नी है वो 90% हैंगिंग, 90 डिग्री पे हैंगिंग रहेगा, एंकल है वो रिलैक्स रहेगा। थेरेपिस्ट क्या है, सिट होगा, लेवल ऑफ द एंकल टेस्टेड, स्टेबलाइज द लेग फ्रॉम द बिहाइंड वन हैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड ग्रास्प करेगा एंकल को न्यूट्रल पोजिशंस में। ओके, एंड देन उसके बाद क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट करेगा फुट को। तो उसमें जब एक्सटर्नली रोटेट करेगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, पेशेंट को ये जो मूवमेंट्स करने में पेशेंट को पेन रहेगा। लाइक यस यहाँ पे हाई स्प्रेन हुआ है, सिंडेस्मोटिक हुआ है। ओके, तो टेस्ट इज कंसीडर पॉजिटिव द पेशेंट रिपोर्ट रिप्रोड्यूस एंड एग्रीवेशन ऑफ द पेन इन रीजन ऑफ अ एंकल, तो टेस्ट इज अ पॉजिटिव। अब हम समझते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पीटी मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो यदि आपको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पीटी मैनेजमेंट पढ़ना है तो हमने ऑर्थो की प्लेलिस्ट में, ऑर्थोपेडिक्स की एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें हमने एंकल स्प्रेन का बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसको पीटी में ओनली पीटी मैनेजमेंट ही डिस्कस किया है, डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको डिटेल में यदि पढ़ना है तो। यहाँ पे भी आपको डिटेल में मिलेगा, पर इससे ज़्यादा डिटेल आपको ऑर्थोपेडिक्स की आपको
प्लेलिस्ट में मिलेगा। ओके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिजियोथेरेपी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ ट्रीटमेंट ऑफ एंकल स्प्रेन। यस, क्या क्या इसके गोल्स रहेंगे? डिक्रीज पेन एंड स्वेलिंग, प्रोटेक्टिंग द जॉइंट एंड लिगामेंट्स फॉर फर्दर इंजरीज एंड रिस्टोर फंक्शनल मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। सो एक्यूट फेज रिकवरी टाइम रहेगा 5 to 14 डेज यदि एक्यूट है, एंड यदि क्रोनिक हो गया तो 3 to 12 वीक्स इसका रिकवरी टाइमिंग रहेगा। तो जो हीलिंग फेज होते हैं वो डिवाइड करते हैं थ्री फेज, लाइक इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड रिमॉडलिंग फेज, जो कि आप अभी तक पढ़ के आए हुए हैं। इन्फ्लामेटरी 2 to 7 डेज रहेगा इमीडिएट आफ्टर इंजरी। प्रोलिफरेशन फेज 4 to 6 वीक रहेगा। रिमॉडलिंग है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ओके, तो हम यहाँ पे आप समझते हैं रिहेबिलिटेशन फेज। आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, लाइक स्प्रेन हुआ है तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री डिवाइड करके, अगर फर्स्ट डिग्री का स्प्रेन है तो आपको फर्स्ट डिग्री का ट्रीटमेंट देना है, पीटी मैनेजमेंट। सेकंड डिग्री का है तो सेकंड डिग्री का आपको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना है। थर्ड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का स्प्रेन का आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियरिटी है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग रिहेबिलिटेशन फेजेस होते हैं। प्रोटेक्टिव फेज, कंट्रोल मोशन फेज एंड रिटर्न टू अ फंक्शनल फेज। ओके, तो प्रोटेक्टिव फेज में क्या आता है? प्रोटेक्टिव फेज मीन्स स्टार्टिंग का फेज है जिसमें कि आप प्रोटेक्ट करेंगे कि अदर और इंजरी ना हो, पेशेंट को रेस्ट करने को बोलेंगे, पेशेंट को इमोबिलाइज रखने को बोलेंगे एंकल जॉइंट को। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव फेज में हम प्राइस प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं। प्राइस मीन्स आप समझते होंगे प्रोटेक्ट करना है, राइस प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस मीन्स आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन, यूजेज कंप्रेशन एलिवेशन इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ आइस टू मिनिमाइज स्वेलिंग। तो प्रोटेक्टिव फोर्स हमारा जो स्टार्ट होता है अक्यूट कंडीशन में होता है स्टार्ट। तो एक्यूट कंडीशन में आई होप आप सभी लोग जानते होंगे हम क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं, आइस का यूज़ कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए। इलेक्ट्रोथेरेपी मैनेज एक्यूट पेन एंड स्वेलिंग्स। ओके, क्या क्या आप यूज़ करेंगे पेन और स्वेलिंग को मिनिमाइज करने के लिए? मोडेलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट इज अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड आप एक्यूट कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोनिक कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है? हमारी हीलिंग प्रोसेस को भी फास्ट करता है, पेन को भी कम करता है। प्रोवाइड एक्सटर्नल सपोर्ट लाइक जैसे कि ब्रेश हो गया, सैमिरेजर एंकल ऑर्थोटिक हो गए, वॉकिंग फुट हो गए। तो ये सारे आप एक्सटर्नली सपोर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इमोबिलाइज रहेगा हमारा एंकल जॉइंट। कंजुगेशंस विद प्रोग्रेसिव फंक्शनल वेट वेयरिंग, जेंटल जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक आप करा सकते हो पेशेंट को मेंटेन मोबिलिटी एंड पेन को कम करने के लिए। परफॉर्म जेंटल सजाइटल पेन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पेन फ्री डायरेक्शन में ही आपको एक्सरसाइज करानी होगी। पेशेंट को एजुकेशंस दोगे कि पेशेंट को कैसे आप जितना जल्दी हो जाए फास्ट हीलिंग प्रोसेस और फास्ट पेन मिनिमाइज होना, कि आपको एजुकेशंस दोगे पेशेंट को तभी उसे समझ आएगा कि उसे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डे बाई डे क्या क्या करना है उसे। ओके, नेक्स्ट फेज जो हमारा है कंट्रोल मोशन फेज। अभी तो प्रोटेक्टिव फेज था, प्रोटेक्टिव फेज में हम एडवाइस देते हैं पेशेंट को। स्टार्टिंग फेज में हम क्या करते हैं, पेन को ही मिनिमाइज करेंगे एंड पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप जॉइंट इमोबिलाइज रखो, ब्रेश का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थोटिक का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है कंट्रोल मोशन फेज, कंट्रोल मोशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो इसमें क्या रहेगा हमारा गेट ट्रेनिंग। प्रोवाइड गेट ट्रेनिंग टू नॉर्मलाइज वॉकिंग ओवर लेवल ग्राउंड ऑन अ स्टेयर्स। तो आपको यहाँ पे गेट ट्रेनिंग देनी है पेशेंट को। अप्लाई क्रॉस फ्रिक्शन मसाज करेंगे आप क्रॉस फ्रिक्शन वाले लिगामेंट्स पे। ग्रेड 2 जॉइंट मोबिलाइजेशन है, टेक्निक यूज़ करिए मोबिलिटी ऑफ अ जॉइंट, पर्टिकुलरली पोस्टीरियर ग्लाइड ऑफ द टैलस। पोस्ट जो मैनिपुलेशन है, मोबिलाइजेशन कर रहे हो तो आपको पोस्टीरियरली ग्लाइड करना नहीं है। एडवांस थेरेपेटिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस और इंटेंसिटी, अवॉइड एंड रेंज ऑफ इन्वर्जन को भी अवॉइड करना है, इन रेंज तक ना जाए। एंड एक्सरसाइज शुड बी कम्प्लीटली थ्रू आउट द डे एंड नॉट विथ वियरिंग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन into dorsiflexion, plantar flexion, inversion, eversion, toe curl and ankle alpha way। क्योंकि क्या है कि ये सेकंड डिग्री ग्रेड का है, जो इंजरी हुई है सेकंड ग्रेड का है, तो आपको जितनी सारी एक्टिविटीज़ है, जितने सारे मूवमेंट्स है हमारे एंकल जॉइंट का, थोड़ा सा उन्हें कम रखना है, मिनिमाइज करके रखना है, आपको एंड रेंज तक लेके नहीं जाना है। और क्या कराएंगे? सिटिंग विद अ हील ऑन द फ्लोर, पेशेंट को बताना है। यहाँ पे आप एक्सरसाइज भी उसको बताएंगे, टॉवल गैदरिंग करा सकते हैं, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट टोज़ के थ्रू, टोज़ की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट को आपको पिकिंग करना। जैसे जैसे हमारा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बढ़ता जाएगा तो हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा इंटेंसिटी एक्सरसाइज की इंक्रीज़ कर देंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे, स्ट्रेचिंग कराएंगे जिससे कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी हीलिंग प्रोसेस हो सके। एंड स्ट्रेचिंग कराएंगे गैस्ट्रोइनकस की, सोलियस मसल जो ग्रुप है उसका पूरा
आपको स्ट्रेचिंग करानी है। जैसे इसके लिए स्ट्रेचिंग के लिए आप क्या करेंगे, फुल एंकल डोर्सिफ्लेक्शन कराएंगे। फुल एंकल डोर्सिफ्लेक्शन कराएंगे तो हमारी जो सोलिस मसल्स ग्रुप है उसकी सारी मसल्स का स्ट्रेचिंग होगा। बिगिन टॉवल स्ट्रेच करा सकते हैं पेशेंट को लॉन्ग सिटिंग पोजिशंस में। एंड वेट बेरिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज कराएंगे। स्वेलिंग को कम करने के लिए वेट बेरिंग पेशेंट को बताएंगे, PRE कराने को बोलेंगे। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइज, न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन, बैलेंस प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज, वाइसिकल एर्गोमेट्रिक वाइसिकल्स का पार्शियल टू फुल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। लास्ट जो हमारा है फेज वो है रिटर्न टू फंक्शनल फेज। फिर से उसे आप फंक्शनल फेज में रिटर्न करके लेके आना है। तो जब हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे, तभी तो उसकी मसल्स फिर से उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो पाएगी, तभी तो वो अपनी फिर से जो उसका फंक्शनल एरिया है उसमें फिर से रिटर्न कर पाएगा। तो प्रोग्रेस कराएंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को बाय द हेल्प ऑफ इलास्टिक बैंड, रेजिस्टेंस बैंड जो होता है, थेरो लूप होता है, उसकी हेल्प से लॉन्ग सिटिंग पोजीशंस में पेशेंट को सिटिंग विद द हील ऑन अ फ्लोर, पार्शियल वेट बेयरिंग एंड देन प्रोग्रेस करेंगे फुल वेट बेयरिंग के साथ। प्रोग्रेस न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन ट्रेनिंग में प्रोग्रेस कराएंगे, बैलेंस कोऑर्डिनेशन में प्रोग्रेशन कराएंगे एंड स्टेबिलिटी एंड न्यूरोमस्कुलर रिस्पांस फुल वेट बेयरिंग के साथ कराने लगे। इनकॉर्पोरेटेड मूवमेंट पैटर्न सच एज लाइक फॉरवर्ड बैकवर्ड वॉकिंग, क्रॉस ओवर साइड स्टैपिंग, इलास्टिक रेजिस्टेंस, तो ये सारी एक्सरसाइज कराएंगे। डिपेंडिंग ऑन द फाइनल गोल ऑफ रिहैबिलिटेशन एंकल वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ कराने स्टार्ट कर देंगे, लाइक जैसे कि हमारा वॉकिंग हो गया अनइवन ग्राउंड पे, जॉगिंग है, रनिंग है, जंपिंग, हॉपिंग, स्प्रिंटिंग, इनकॉर्पोरेट एजिलिटी एक्टिविटीज़, ट्विस्टिंग, टर्निंग एंड लेटल वेट शिफ्टिंग, ये सारी एक्सरसाइज। प्रोवाइड डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ लाइक बॉल टॉस इंक्रीज ऑटोमेटिकली पोस्चर कंट्रोल हो जाए इससे। पेशेंट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंकल शुड बी स्प्रिंटेड और टेप्ड। आप टेप का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंट का यूज़ करके पेशेंट का अप्रोप्रिएट शूज़ पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि लिगामेंट्स प्रोटेक्ट रहे, फिर से कोई री इंजरी ना हो जाए। ओके। एंड ग्रेड 3 ट्रीटमेंट, ग्रेड 3 मतलब सीवियर हुआ है, यहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन होना, सर्जरी होनी ही होनी है। एंड आफ्टर सर्जरी कैसे आप कराएंगे, जब ग्रेड 3 ट्रीटमेंट रहता है तो आप इमोबलाइज यदि रख रहे हैं पेशेंट को, तो इसमें क्या रहेगा, सर्जरी तो एसेंशियल है ही है। एक्सप्लेन करेंगे लिगामेंट को रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए तो इमोबलाइज रखेंगे, लॉन्ग लेग POP का यूज़ करेंगे कास्ट का 3 to 4 वीक्स के लिए। अगर इससे पेशेंट का जो टीयरिंग है वो कम फिर से रिस्टोर हो सकती है तो आप कोशिश करेंगे, नहीं तो सर्जरी करानी पड़ेगी। लेटर मोबिलाइजेशन सेम इज़ अ ग्रेड 2 स्प्रिंट, और जो पूरा मोबिलाइजेशन टेक्निक रहा, ट्रेनिंग रहा, वो सारा सेम रहेगा ग्रेड 2 स्प्रिंट का। फिजियोथेरेपी मेजर सेम ग्रेड 2 बट परफॉर्म मोर रिगोरसली। टेपिंग एक्सरसाइज का टेपिंग कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा टेपिंग के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप से टेपिंग करानी होती है पेशेंट को। तो ये हमारा टेप होता है, इसके कुछ 2 एंडेस होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड को आपको अच्छे से उस एरिया पे लगाना है, क्योंकि जिससे कि जो इस एंकल है वो थोड़ा सा इमोबलाइज हो जाए, एंड थोड़ा सा प्रेस करके आपको सेकेंड एंड को ऐड करना होता है। तो इस टाइप से आप टेपिंग करेंगे जिससे कि इनस्टेबल रहे जॉइंट और ईजिली पेशेंट अपना जो डेली एक्टिविटीज़ है वो कर सके। पर हमारे एंकल जॉइंट है, एंकल के जो लिगामेंट्स है वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो कोई भी मूवमेंट्स नहीं करेंगे, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस हमारी फास्ट हो सकती है। तो क्रॉस वाइज हमने टेपिंग इसमें करते हैं। ओके, तो ये कुछ सम एक्सरसाइज है जो कि पेशेंट के लिए सजेस्ट करेंगे। टॉवल स्ट्रेच है, स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच, एंकल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्टैंडिंग सोलिस स्ट्रेच, रजिस्टर्ड एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, रजिस्टर्ड एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। और कुछ एक्सरसाइज है, रजिस्टर्ड एंकल इन्वर्जन, रजिस्टर्ड एंकल ईवर्जन, बैलेंस एंड रीच एक्सरसाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हील रेज, स्टेप अप, जंप रोप। तो ये होम एडवाइस एक्सरसाइज देंगे। बॉबल बोर्ड एक्सरसाइज जो कि हमारे प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस कोऑर्डिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बॉबल बोर्ड एक्सरसाइज यहाँ पे आप कराएंगे, पहले डबल के साथ, सपोर्ट के साथ, फिर अनसपोर्टेड एंड फिर सिंगल लेग। सिंगल लेग थोड़ा सा करना टफ हो जाता है। प्रिवेंशंस, क्या क्या प्रिवेंशंस पेशेंट को बताने, क्या क्या प्रिवेंशन रखने हैं पेशेंट को। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंकल स्प्रेन टू मेंटेन गुड मसल्स स्ट्रेंथ एंड बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, अगर स्प्रेन से बचना है पेशेंट को तो मसल्स स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए, मसल्स उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो फॉलोइंग प्रिकॉशंस विल हेल्प टू प्रिवेंट स्प्रेन। वार्म अप सबसे पहले प्रायर टू द एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना चाहिए। परफॉर्म स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज इनहेंस एंकल स्टेबिलिटी। पे केयरफुल अटेंशन व्हेन वॉकिंग, रनिंग और वर्किंग ऑन अनइवन सरफेस। जब भी अनइवन सरफेस पे ये सारी एक्सरसाइज करें तो केयरफुली करें। चूज़ फुटवियर अप्रोप्रिएट सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज़। तो ये सारी जो है हमारी प्रिवेंशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को सजेस्ट करना है आपको। तो लास्ट कुछ क्वेश्चंस है जैसा कि हमने आपको बोला था, इनके आंसर्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। विच कॉमन एंकल स्प्रेन, कौन सा कॉमन एंकल स्प्रेन होता है। विच टाइप ऑफ एंकल स्प्रेन इज मोस्ट सीवियर। स्पेशल टेस्ट ऑफ हाई एंकल स्प्रेन। रिस्क फैक्टर फॉर एंकल स्प्रेन। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एंकल स्प्रेन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर आई होप आप दे सकते हैं इनके। तो प्लीज़ आंसर्स देना हमारे कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। थैंक यू।